नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है ठीक होंगे। तो आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी बेस्ड जो भूगोल विषय से संबंधित है उसके सबसे पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम समझेंगे उसका जो मुख्य टॉपिक है वो रहेगा भूगोल का अर्थ, भूगोल की परिभाषा, भूगोल के क्षेत्र और भूगोल का महत्व। तो सबसे पहले डाल लेते हैं भूगोल का अर्थ। ओके, क्या होता है आप देखेंगे कि जो भूगोल है, ये जो भूगोल शब्द है, ये शब्द ही दो शब्दों से मिलकर बना है। किन किन शब्दों से मिलकर बना है? भू, धन, गोल। भू का अर्थ क्या होता है? भूमि। और गोल का अर्थ क्या होता है? गोलाकार। तो गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अब थोड़ी से इसके अर्थ के बारे में समझ लेते हैं। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरेस्टोथेनीज एरेस्टोस्थेनीज जो कि कौन थे? एक ग्रीक विद्वान थे। ओके, यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो प्लस ग्रोफोस से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्रोफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। तो सर्वप्रथम किसने? एरेस्टोनीज। एरेटोस्थेनीज, इन्होंने सबसे पहले इसका जो है, ग्रीक विद्वान थे ये, इन्होंने ही इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया है। कौन थे? ग्रीक विद्वान। ओके, कौन? ग्रीक विद्वान। ओके, ग्रीक विद्वान थे और इनका नाम क्या था? एरेटोस्थेनीज। ओके, फिर बात करते हैं ये किस शब्द से मिलकर बना है? जियो प्लस ग्रोफोस। तो जियो प्लस जीआरओ ग्रोफोस। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। ग्रोफोस का अर्थ क्या होता है? वर्णन करना। ओके, तो पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल है। और एक साधारण भाषा में जैसे हम समझें तो भू, धन, गोल। भू का अर्थ भूमि या पृथ्वी, कुछ भी। गोल का अर्थ गोलाकार, मतलब गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल है। ओके, ये साधारण शब्दों में हम समझ लेते हैं। गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल है। ओके, और ये एक ऑफिशियल, मतलब ऑफिशियल जो है उसका भूगोल का अर्थ है। तो एरिस्टोथेनीज ग्रीक विद्वान थे, इन्होंने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। और जियो प्लस ग्रोफोस, इन दो शब्दों से मिलकर ये ज्योग्राफी शब्द बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्रोफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। मतलब पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो इसमें हम लिख लेते हैं पृथ्वी का अध्ययन या फिर वर्णन। ओके, वर्णन करना, ये इसका अर्थ है। फिर इसकी परिभाषाएं अलग अलग विद्वान ने जो दी हैं वो अलग हैं। पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना ही क्या है? भूगोल है। ओके, पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना ही भूगोल है। फिर हम इसके बाद में बात करते हैं भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में, कि भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से विषय क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो भूगोल की शाखाओं के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भूगोल के क्षेत्र के बारे में। तो भूगोल के क्षेत्र में वनस्पति विज्ञान, मृदा विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मानव विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मतलब पृथ्वी से संबंधित जितने भी तत्व हैं उन सभी का अध्ययन इसके क्षेत्र के अंतर्गत
आता है, इसके क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं भूगोल की शाखाओं के बारे में। तो भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं? भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी शाखाएं हैं? सबसे पहले मानव भूगोल, फिर भौतिक भूगोल। अब समझ लेते हैं मानव भूगोल क्या है। आप देखेंगे कि जो भूगोल की शाखाएं हैं वो दो प्रकार की हैं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। तो आप देखेंगे कि जो मानव भूगोल है उसमें मानव से संबंधित, मतलब मानव जो क्रियाएं करता है और जिन जिन से उसका जो है पूरा जीवन चलता है, जिन जिन क्रियाओं के अंतर्गत उसका पूरा जीवन निर्भर होता है, उसमें सामाजिक व्यवस्था भी आ जाती है। और आपकी देखें समाज में जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो सारी ही क्रियाएं, जैसे आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल और मानव भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ये सारे जो भूगोल हैं ये मानव भूगोल शाखा के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। और भौतिक भूगोल में कौन कौन सी चीजें? भौतिक भूगोल में वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो पृथ्वी से संबंधित होती हैं। पृथ्वी से कैसे संबंधित? जैसे समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में समुद्र के जितने भी जीव हैं और समुद्र में जितनी भी जैसी जैसी भी आकृतियां हैं, जैसा जो कुछ भी है समुद्र में, उन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? भौतिक भूगोल के। और दूसरे नंबर पे मृदा विज्ञान। तो मृदा भी चूंकि पृथ्वी का ही एक तत्व है, तो इसमें भी इसका अध्ययन जो है भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। फिर तीसरे नंबर पे आप देखेंगे कि वनस्पति विज्ञान। वनस्पति जो हैं और पेड़ पौधे जो हैं ये भी पृथ्वी का ही हिस्सा हैं, पृथ्वी का ही तत्व हैं। तो ये जो है ये भी हमें किसके अंतर्गत देखने को मिलेगी? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। ओके, तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही समझना है। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, ये सारे भी भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगे। फिर भौतिक भूगोल का महत्व समझ लेते हैं थोड़ा सा। भूगोल का महत्व, तो महत्व आप यदि आपको 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल जाए या 4 नंबर तक, तो आप पॉइंट में यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आप सामने वाले को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझा पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भूगोल का महत्व क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको क्षेत्रीय विभिन्नताओं या क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन करना। कैसे? क्षेत्रीय विषमताओं विषमताओं का अध्ययन करना। कैसे अध्ययन करना? भूगोल में इसका क्या महत्व है? देखो, जब आप देखेंगे कि क्षेत्रीय विषमताएं क्या होती हैं? किसी क्षेत्र में मतलब जो क्षेत्र होते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, एक जैसे तो होते नहीं हैं। तो आप देखेंगे कि जो क्षेत्रीय विषमताएं होती हैं, जैसे आप देखेंगे कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर खाई है, कहीं पर किसी और प्रकार की विभिन्नता या विषमता आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब अध्ययन कौन करता है? भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब दूसरे नंबर पे आप देखेंगे किसी भी क्षेत्र विशेष की जानकारी प्राप्त करने के लिए, या फिर आप देखेंगे मौसमी घटनाओं का अध्ययन। मौसमी घटनाओं का अध्ययन। ओके, तो मौसमी घटनाओं का अध्ययन कैसे? आप देखेंगे कि जो मौसमी घटनाएं घटित होती हैं और उन मौसमी घटनाओं का घटना आप देखेंगे कि किसी स्थान पे जैसे भूकंप आना है, ज्वालामुखी आना है, या जितनी भी जो आपदाएं हैं वो घटित होती हैं, या फिर किसी स्थान पे बादल फटना है, बारिश होनी है, बिजली की चमक, ये सारी जो घटनाएं हैं ये किसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं? भूगोल के अंतर्गत ही देखने को मिलती हैं। तो भूगोल के अंतर्गत इस चीज का भी अध्ययन किया जाता है। किनका? मौसमी घटनाओं का अध्ययन। और मौसमी घटनाओं के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है? मौसमी घटनाओं के अध्ययन से ही तो हमें आपदाओं के बारे में पता चलता है, और आपदाओं के बारे में जैसे ही पता चलता है तो हम उसके प्रबंध के बारे में भी व्यवस्था करते हैं।
लोगों को जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं कि वो यहाँ से किसी अच्छे सुरक्षित स्थान पे चले जाएं और उनके जो है जन और धन की जो हानि होती है उसको हम पहले बचा सकते हैं। ओके, तो इसलिए भी इसका महत्व है। फिर तीसरे नंबर पे आप देखेंगे कि चट्टान, जलवायु मतलब पृथ्वी के सभी तत्वों का अध्ययन, प्रकृति के भौतिक तत्वों का अध्ययन। अब प्रकृति के भौतिक तत्व कौन कौन से हो गए, जैसे जलवायु, ये सारे के सारे आपको डिटेल में लिखना है। ओके, जलवायु, मौसम, बादल, समुद्र, नदियां। ओके, ये सारे जो है इन सब का अध्ययन किया जाता है। जलवायु, मौसम, बादल, समुद्र, नदियां, इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो प्रकृति के भौतिक तत्वों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है, किसके, भूगोल के अंतर्गत। ओके, फिर हम बात करते हैं आगे। तो आप देखेंगे कि समुद्र, सागर, झीलें, वायुमंडल, तापमान और पवनें, वायु, ये सारे जो हैं ये किसके अंतर्गत हम देखने को मिलते हैं, भूगोल के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। चौथे नंबर पे आप लिख सकते हैं कि मानव की सभी क्रियाओं का अध्ययन या मानव से संबंधित सभी क्रियाओं का अध्ययन। मानवीय क्रियाओं का अध्ययन कैसे, अब आप देखेंगे कि भूगोल की एक शाखा मानव भूगोल है और मानव भूगोल के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सारे जो हैं इन सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन जो है मानव भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है और मानव भूगोल के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए भी इसका महत्व है। इसका महत्व क्यों है, आप जब देखेंगे कि जो मानव है, मानव की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सभी का जब अध्ययन किया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि किन क्रियाओं के द्वारा विकास हो रहा है, किन के द्वारा नहीं हो रहा है, कौन सी क्रियाएं आवश्यक है, कौन सी आवश्यक नहीं है। ये सारी जब आपको पता चलेंगी तो आप फिर उस क्षेत्र में जो है ज्यादा अच्छे से कोई भी योजना तैयार कर सकेंगे। ओके, तो इसलिए भी मानवीय क्रियाओं का अध्ययन ये भूगोल करता है और इसलिए इसका विशेष महत्व है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इनकी परिभाषा के बारे में, किसकी, भूगोल की परिभाषा, जो कि आपको किसी भी एग्जाम में 2 नंबर में देखने को मिलेगी। ओके, तो परिभाषा कैसी है, परिभाषा का मतलब होता है किसी विद्वान या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उस क्षेत्र में बहुत निपुण है या कलाकार है या फिर उसे कोई डिग्री प्राप्त है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ के बारे में। तो हमने आपको समझा दिया, एरिस्टोथनीज जो विद्वान थे ग्रीक के, तो उनके द्वारा जो है उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था और शब्द का नाम क्या था, जियो प्लस ग्रोफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्रोफोस का अर्थ होता है वर्णन करना, मतलब पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। ये इसका अर्थ हो गया। अब हम इसकी परिभाषा के बारे में समझ लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, सबसे पहले है रिचर्ड हार्टसॉर्न के अनुसार, कौन सा, क्या है परिभाषा, क्या है परिभाषा, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। भूगोल का उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय, किसकी, धरातल की, धरातल की प्रादेशिक और क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन करना या व्याख्या करना। ओके, तो भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक
व क्षेत्रीय। उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन करना या व्याख्या करना। ओके, करना। ओके, तो ये किसके अनुसार है? रिचर्ड हार्टसन के अनुसार। रिचर्ड हार्टसन के अनुसार ये परिभाषा है। ओके, फिर एक और परिभाषा देख लेते हैं क्योंकि एक ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों विभिन्नता का अध्ययन करता है। आप देखेंगे कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में, धरातल के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों के भागों में कारणात्मक मतलब वो जो क्षेत्र हैं उनका कारण क्या है, क्यों वो बने हैं और क्यों उनका जो प्रकार के तत्व हैं पृथ्वी में या धरातल में, तो उन सभी का जो है उन सभी के कारणों से संबंधित क्या कारण है उससे संबंधित जो तथ्य हैं उनकी विभिन्नता का अध्ययन करना है। तो क्या है? भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में उनके कारणों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन तथ्यों में भिन्नता का करना है। ओके, ये किसके द्वारा है? ये जो परिभाषा है किसके? अल्फ्रेड हेटनर। अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार। ओके, तो ये दोनों परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए और आप अच्छे से समझ लें क्योंकि परिभाषा तो एक लिखने को जरूर आती है और आपको लिखना ही पड़ेगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।